गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। जो कल अधूरा छोड़ा था, रिमांड की बात हम कर रहे थे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ज्वाइन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत करते हैं। एक जो फाउंडेशन हमने बनाया है पिछले 2 दिन में, उसको आज आगे ले जाते हैं। बेसिक फाउंडेशन मैं आपको आज समझा रहा हूँ, ठीक है। जो आप एक जज बनने के लिए आप जो करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कल जो टॉपिक था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल क्या टॉपिक था हमारा? एक सीआरपीसी का ओवरव्यू मैं आपको दे रहा था, ठीक है। सीआरपीसी का ओवरव्यू आपको दे रहा था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक स्टोरी सुनाई थी। ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है। ए ने बी का मर्डर किया, ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। यहाँ से स्टोरी की शुरुआत हुई थी, उसी को आगे ले जाते हैं। बी की डेथ हो गई, तो बी की तरफ से बी के बिहाफ पे कोई भी क्या करेगा, कंप्लेंट कराने जाएगा, एफआईआर लिखवाने जाएगा। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आज जो नए लोग हैं वो काइंडली इसके पुराने 2 वीडियो हैं वो जरूर देख लें, ठीक है। ठीक है, आप स्क्रीन पे कुछ सेक्शंस देख पा रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीन पे आपको कुछ सेक्शन नजर आ रहे होंगे। ये कल की क्लास में बता चुका हूं, लेकिन एक लिंकअप बनाने के लिए शॉर्ट में एक फिर से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी का कल और परसों का वीडियो आप देख लेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एफआईआर की मैंने आपको बात की थी कि भाई एफआईआर लिखाने जाएंगे तो सबसे पहले एफआईआर के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल होता है 154 का सबसेक्शन 1। 154 का सबसेक्शन 1 एफआईआर लिखवाने की बात करता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है। आप जो है थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि एसएचओ या सरल शब्दों में जिसको हम टीआई बोलते हैं, उनको जाके किसी भी घटना की सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना कारित हो गई है। तो 154 के 1 में वो एफआईआर आपकी लिखेगा। एफआईआर ओरल भी हो सकती है, एफआईआर रिटर्न भी हो सकती है, लिखित मौखिक दोनों हो सकती है। 154 का 2 आपको कहता है कि वो आपको कॉपी देगा, आपको कॉपी देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। और सेकंड है 154(3). अब बात यहाँ पे आई थी कल कि अगर मान लीजिए आपने जो एफआईआर लिखवाने की बात कही है, ठीक है, और एफआईआर लिखवाने से अगर उसने मना कर दिया है, ठीक है, एफआईआर लिखवाने से अगर उसने मना कर दिया तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? तो 154 के सबसेक्शन 3 में ही हमको रेमेडी दी गई है। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंशुपाल जी, गणेश जी, सतीश जी, ठीक है। जुड़े रहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। इसके पीछे जाने के लिए आप डिटेल में कल का वीडियो देखें, उससे भी जाने के लिए 3 दिन की डेमो क्लास है, अच्छे से तीनों वीडियो देखेंगे तो आगे का बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए, है ना, एकदम से नया नहीं लगेगा। तो 154 के 1 में एफआईआर 154 आपने लिखने से अगर मना कर दी टीआई ने, कई बार होता है, हम लोग देखते हैं कि कई बार होता है हम एफआईआर लिखवाने जाते हैं, पुलिस वाले भगा देते हैं, एफआईआर नहीं लिखते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करें हम? तो 154 का सबसेक्शन 3 हमारे पास रेमेडी देता है। ये क्या कहता है कि अगर पुलिस वाला आपकी एफआईआर लिखने से मना अगर कर देता है, नहीं एक ही क्लास नहीं रहेगी अवधेश जी, बिल्कुल एक ही क्लास नहीं रहेगी। मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं, मैं अवधेश जी क्या कह रहे हैं? नहीं एक ही नहीं रहेगी, ये जो है सीआरपीसी का ओवरव्यू है, उसको आगे थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा। पर आज जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया, तो एकदम से अगर बीच में से पढ़ाऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा, दैट्स वाई, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी डिटेल के लिए आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो एफआईआर नहीं लिखाई तो फिर आप एसपी को एक रिटर्न आवेदन, लिखित में आवेदन दे सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन आपको मिलता है 154 के 3 में। उसके बाद भी एसपी ने भी अगर कार्रवाई नहीं करी तो फिर आपको 156 के 3 में आप कार्रवाई कर सकते हैं। 156 3 में 156(3) का आवेदन दिया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो भी जुडिशन रखता है उसको, वो ऑर्डर दे सकता है एफआईआर लिखी जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और अगर ये सारी प्रोसीजर भी काम नहीं आ रही तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन वो जो रह जाता है 200 का रह जाता है, ठीक है। सेक्शन, ये सारे सेक्शन सीआरपीसी के हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के हैं। तो सीआरपीसी में आप क्या करोगे कि आप 2 में सेक्शन 200 में प्राइवेट इस्तगासा, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दोगे और इस तरीके से फिर आपकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, डिटेल के लिए आप कल का वीडियो देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कल मैं जो आ गया था वो मैं आ गया था रिमांड तक पे आ गया था, ठीक है। रिमांड, जिसको हिंदी में अभिरक्षा भी बोला जाता है,
क्या है? अभिरक्षा। मैंने आपको कल बताया था दो टाइप की होती है, पीआर और, ठीक है, आपका पीआर और जेआर। ठीक है, पीआर के बारे में मैं कल बता चुका हूं, पुलिस रिमांड क्या होती है, कितने दिन की होती है, कब से शुरू होती है, वो सारी चीजें आप जो है पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, पीआर पे पूरी बात हो चुकी थी। आज मैं जेआर पे बात करूंगा, जिसको जुडिशियल रिमांड कहा जाता है, न्यायिक अभिरक्षा कहा जाता है। नहीं, एसएससी जीडी का नहीं है क्या? नहीं, एसएससी जीडी का नहीं, ये बैच सिविल जज का चल रहा है जी। ये बैच सिविल जज न्यायाधीश की तैयारी का चल रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग कैलाश जी। ठीक है, तो जेआर क्या होता है? जुडिशियल रिमांड में, जो ये पुलिस रिमांड में मैंने आपको बताया था कि भाई 15 दिन से ज्यादा की पुलिस रिमांड हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अब जेआर कितने की हो सकती है, जुडिशियल रिमांड कितने की हो सकती है? तो इसमें कॉन्सेप्ट है आपका 90 डेज एंड 60 डेज का। ठीक है, तो जुडिशियल रिमांड हमेशा 90 दिन या 60 दिन की होगी। अब किस मामले में 90 दिन की होगी और किस मामले में 60 दिन की होगी, ये समझते हैं। अगर अभियुक्त ने जो अपराध किया है, अपराधी ने जो अपराध किया है, उसमें सजा 10 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है, तो ऐसे मामले में जुडिशियल रिमांड जो है वो मैक्सिमम हो सकती है 90 डेज की, 90 दिन की। ठीक है, और 10 साल से नीचे के जो मामले हैं, मतलब ऐसे अपराध किया है जिसमें 10 साल से कम की सजा होती है, उसमें जुडिशियल रिमांड हो सकती है आपकी 60 डेज की। तो ये रिमांड का कॉन्सेप्ट समझिए, 90 डेज एंड 60 डेज। ठीक है, 15 दिन ये और 90 डेज ये, 60 डेज ये। अब बात ये आती है कि भाई ये जो 90 डेज 60 डेज हैं, ये 15 दिन जो पुलिस रिमांड के हमने निकल गए हैं, ये गुजर गए हैं, इसके बाद होगा या फिर ये इंक्लूडेड है, माइनस किया जाएगा? तो बिल्कुल, ये टोटल रिमांड ही इंक्लूडिंग पीआर यानी पुलिस रिमांड प्लस जेआर, टोटल 90 प्लस 90 और 90 एंड 60 जैसी भी कंडीशन हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर 15 दिन की रिमांड ले चुका है, 15 दिन की पुलिस रिमांड अगर ले चुका है, पुलिस रिमांड में रह चुका है, तो ये क्या होगा, ये जो है घटा दिए जाएंगे, 90 डेज में से -15 कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया कितना, 75 डेज। और ये 60 वाला केस है, तो इसमें से भी 15 घटा दिए जाएंगे, तो ये आपका हो गया 45 डेज। कहने का मतलब समझ गए? अगर पुलिस रिमांड में 15 दिन रह चुका है तो जुडिशियल रिमांड सिर्फ 75 दिन, और इस वाले केस में 45 दिन। ठीक है, एमपी एडीपीओ की तैयारी बिल्कुल कराएंगे, एडीपीओ की तैयारी कराएंगे, नोटिफिकेशन अभी आएगा, कोई एडीपीओ का बैच स्टार्ट होगा जल्दी ही, अभी तो नहीं है बट जल्दी एडीपीओ का बैच स्टार्ट होगा। अभी सिविल जज के बैच तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, जो भी आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पीआर और जेआर, पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड की मैंने आपको बात की। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। जय महाकाल। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारी स्टोरी चल रही थी उसमें हम किस स्टेज पे आ गए? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सीआरपीसी में मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा, घटना घटित होने से लेके और कन्विक्शन तक की पूरी प्रक्रिया इन शॉर्ट बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 484 सेक्शन में आज ही पढ़ा दूंगा, नॉट पॉसिबल, बट एक ओवरव्यू लग जाएगा। फिर जब डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि भाई कैसे क्या हमें जो है सीआरपीसी को पढ़ना है। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो अब नहीं पढ़ेंगे, हम नई सीआरपीसी आने वाली है जल्दी ही। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, घटना घटित हो गई, बी का मर्डर हो गया, एफआईआर हो गई। एफआईआर हुई तो हमने सेक्शन 57 का यूज करते हुए हम उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, मजिस्ट्रेट ने हमको रिमांड दे दी, रिमांड में हमने उससे पूछताछ कर ली, जो जो एविडेंस थे कलेक्ट कर लिए, ये सारे काम पुलिस ने कर लिए। अब पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस क्या करेगी? देखिए, अब पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, ठीक है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। घटना में चाकू, छुरा, पिस्टल, जहर की शीशी, बोतल जो भी था सबको क्या कर लिया, सबको सीज कर लिया। ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण तैयार कर लिया पुलिस ने। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फिर पुलिस क्या करती है? फिर पुलिस एक बनाती है
पुलिस रिपोर्ट क्या बनाती है? पुलिस रिपोर्ट। इस पुलिस रिपोर्ट के बारे में प्रावधान कहां दिया गया है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 173 के 2 में। सीआरपीसी के सेक्शन 173 का सब सेक्शन 2 पुलिस रिपोर्ट की बात करता है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो सेक्शन 2R में ये डेफिनेशन दी गई है पुलिस रिपोर्ट की। सेक्शन 2 के आर में ये डेफिनेशन दी गई है कि पुलिस रिपोर्ट से अभिप्रेत है ऐसी रिपोर्ट जो कि थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के उपबंधों अनुसार के प्रोविजन के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। तो क्या समझ में आया? पुलिस रिपोर्ट मतलब ऐसी एक रिपोर्ट जो उस घटना के बारे में पुलिस ने सारे इन्वेस्टिगेशन, सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, सारे विटनेस के बारे में तैयार करके पूरा एक खाका, पूरा एक चिट्ठा तैयार करके जो मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। पुलिस रिपोर्ट क्लियर? तो अब पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया। अब पुलिस वाले को इतनी ही पावर थी, उसके पास उसके पास एफआईआर आई तो उसको सिर्फ इतनी ही पावर थी कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे दे। अब यहां से आगे जो भी करना है मजिस्ट्रेट करेंगे, श्रीमान जज साहब करेंगे, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो अब श्रीमान जज साहब के पास ये पुलिस रिपोर्ट पहुंच गई, फाइल पहुंच गई कि सर ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसमें भी दो चीजें बनती हैं, ठीक है। कॉग्निजेंस की बात करूंगा, अब इससे पहले दो चीजें समझो कि भाई अब दो चीजें हो सकती हैं। पुलिस के पास एफआईआर तो हुई, लेकिन क्या सारी एफआईआर सही होती हैं? मर्डर के केस को छोड़ दो, मैं जनरल एक परसेप्शन हटके बता रहा हूं। मर्डर तो सही है, मर्डर तो हुआ ही है, दिख ही रहा है ना। सर एमपीसीजी ऑफलाइन फीस कितनी है? आप हमारे इस नंबर पे, आपको इसमें नंबर दिख जाएगा जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वहां पे आपको नंबर देखेगा, तो वहां पे आप पता कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की फीस आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो एफआईआर में क्या हुआ? एफआईआर अगर हुई है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एफआईआर गलत हो, झूठी एफआईआर भी तो लिखवाई जाती है। तो झूठी एफआईआर है तब क्या होगा और सही है तब क्या होगा, दोनों कंडीशन समझ लो, फिर कॉग्निजेंस की स्टेज पे ले चलूंगा मैं आपको। हड़बड़ाना नहीं है कि सर क्या हो गया, ऊपर से उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल्ड थोड़ी है, ये तो ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, जितना समझ में आ रहा है वो बढ़िया है ना। नहीं सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस रिगार्डिंग कह रहे हैं आप, ठीक है। तो एफआईआर जब आएगा तो सेक्शन 169 और सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी, ये दो सेक्शन आपके पिक्चर में आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? वंस आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर आप लॉ वाले हैं तब भी सुना होगा, और अगर लॉ के नहीं तब भी सुना होगा, ये तो सब जानते हैं। एक खात्मा वर्ड सुना होगा, खात्मा। आपने ये सामान्य भाषा में भी सुना होगा कि पुलिस ने खात्मा लगा दिया, और इंग्लिश में आपने सुना होगा क्लोजर रिपोर्ट, कि भाई पुलिस ने जो है क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। क्लोजर रिपोर्ट लगा दी तो ये कहता है 169 ये कहता है जब पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है, तब ऐसी कंडीशन में पुलिस क्या करती है? क्लोजर रिपोर्ट लगाती है कि भाई हमारी नजरों में हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे हमें यह समझ में आ रहा हो कि भाई कोई अपराध घटित हुआ है, इसलिए श्रीमान न्यायाधीश से निवेदन है कि आप जो है इस केस को बंद कर दें। पुलिस को केस बंद करने का अधिकार नहीं है, बंद तो क्लोज तो कोर्ट ही करेगा। तो भाई क्लोजर रिपोर्ट 169 कहता है क्लोजर रिपोर्ट लगा दो। 170 ये कहता है कि जब आपको सफिशिएंट एविडेंस मिला है तो आप पूरा एक चिट्ठा तैयार करके, जो कि 170 थ्रू है, 3 का 2 है, पुलिस रिपोर्ट आप मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये वो वाली बात करता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में, ये समझो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खात्मा जो है 169 में लगता है, नहीं, गलत है वो। क्लोजर रिपोर्ट 169 में लगती है, गलत है। रिपोर्ट तो दोनों ही 173 के 2 में ही जाएंगी, रिपोर्ट दोनों ही इस प्रोविजन में ही होगी। पुलिस रिपोर्ट ही है, ये भी पुलिस रिपोर्ट कहलाती है, वो भी पुलिस रिपोर्ट कहलाती है, बट इसको खात्मा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये कहता है कि केस को खत्म कर दो, ये कहता है भाई आगे कार्रवाई करो, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा खात्मा और क्लोजर के बारे में बता दिया, ठीक है।
आप पूरी कहानी ध्यान से सुन रहे हो ना, बीच में मतलब आप थोड़ा सा कोशिश करना कि आप मिस ना करो, तो चीजें कहानी क्लियर समझ में आ जाएगी कि भाई एक्चुअल में सीआरपीसी में जब एक आईपीसी में कोई अपराध घटित होता है तो सीआरपीसी की पूरी प्रोसीजर फॉलो, कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम उस अपराध को उसके निर्णय तक ले जाते हैं, उस अपराधी को उसके निर्णय जजमेंट तक पहुंचाते हैं और उसको सजा दिलवाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एफआईआर हो गई, रिमांड हो गई, पुलिस रिपोर्ट तैयार हो गई। अब पुलिस रिपोर्ट का क्या करेगा वो, ठीक है, मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे। पहला, जब घटना घटित हुई है, लग रहा है कि घटित हुई है। दूसरा, जब घटना घटित नहीं हुई है। तो अब हम चल रहे हैं कि घटना घटित हुई है। पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट प्रूफ, सफिशिएंट विटनेसेस मिले हैं, गवाह साक्ष्य सब अवेलेबल हैं, यानी घटना हुई है, मर्डर हुआ है बी का, ये क्लियर है पुलिस के बिहाफ पे। ये कोई फाइनल नहीं है कि पुलिस ने कह दिया कि हुई है तो हुई है, लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल के आई है कि भाई घटना हुई है। क्लियर? चलो, अब क्या होता है कि भाई पुलिस रिपोर्ट जब हो गई तो अब बात आएगी कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस, जिसको हिंदी में हम जानते हैं संज्ञान। क्या? कॉग्निजेंस, संज्ञान। तो सबसे पहले तो कॉग्निजेंस होता क्या है? संज्ञान। हिंदी में एक वर्ड है संज्ञान। सं मतलब खुद के ज्ञान में लेना, संज्ञान मतलब खुद के ज्ञान में लेना। तो जब पुलिस रिपोर्ट उसके पास जाई तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है कि भाई ये अपराध हुआ या नहीं हुआ, तो फिर उस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है वो तीन जगह दी गई है। कहां कहां दी गई है? कॉग्निजेंस लेने की पावर तीन टाइप से कॉग्निजेंस होता है, समझिएगा। सेक्शन 191 ये किसका है? सीआरपीसी का। ए बी सी, तीन तरीके हैं कॉग्निजेंस लेने के, किसी भी अपराध के कॉग्निजेंस लेने के, संज्ञान लेने के तीन तरीके धारा 90 190 की उपधारा 1 के ए बी सी तीन तरीके दिए गए। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है पुलिस रिपोर्ट पे। किस पर? सॉरी, आई एम सॉरी, पहला है आपका पुलिस रिपोर्ट भी है, पहला है आपका कंप्लेंट पे। किस पे? कंप्लेंट पे, परिवाद कंप्लेंट पे। दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे, और तीसरा सियो मोटो, खुद के ज्ञान पर, स्वतः है खुद के ज्ञान पे। ठीक है, तो कंप्लेंट पे क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एफआईआर के टाइम पे बताया ना, सेक्शन 200 धारा 200, तो धारा 200 के अधीन सेक्शन 200 में जो है प्राइवेट कंप्लेंट जो फाइल करते हैं तो वो कंप्लेंट पे होता है, तो वो ये वाला प्रोसीजर है। मतलब पुलिस फिल्म में नहीं आती है, डायरेक्ट हम वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू, अपने लॉयर के थ्रू हम जो है केस फाइल करते हैं। ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट पे। और पुलिस रिपोर्ट पे जो हम देख रहे हैं वो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, हमने 173 के 2 में पुलिस रिपोर्ट तैयार कर ली है ना एक, है ना, तो वो पुलिस रिपोर्ट ये वाला हो गया। तो हम अभी कौन से वाले प्रोविजन के साथ जा रहे हैं? इस प्रोविजन के साथ, 191 के बी के साथ जा रहे हैं। और तीसरा तरीका ये होता है स्यो मोटो। मजिस्ट्रेट चाहे तो जरूरी नहीं है कि उसके पास कंप्लेंट आए, जरूरी नहीं कि उसके पास पुलिस रिपोर्ट आए, वो खुद से स्यू मोटो का प्रोविजन ही 191 के सी में ये पावर हर मजिस्ट्रेट हर जज को दी गई है कि वो चाहे, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं घूमने गए जज साहब, उसके सामने ऑफेंस हुआ, वही कह सकता है उसका ऑफेंस को, कह सकती है फाइल बनाओ और इसको जो ऑफेंस को रजिस्टर्ड करो और कार्रवाई शुरू कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? और दूसरा ये, भाई उन्होंने कहा देखा न्यूज, जज साहब न्यूज देख रहे थे, उन्होंने कहा हमारे एरिया में ये अपराध हुआ है, इसकी अभी तक ना कंप्लेंट आई है ना कोई एफआईआर हुई है, तो खुद से स्यू मोटो भी वो कॉग्निजेंस किसी भी अपराध का ले सकते हैं। सीआरपीसी ने उनको ये पावर दी हुई है। क्लियर? तो ये तीन तरीके हो गए। अब हम इसमें से कौन से तरीके को डील कर रहे हैं? बी वाले को, जिसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट वाले को डील कर रहे हैं। अब ये पुलिस रिपोर्ट जज साहब के यहाँ गई तो जज साहब को पावर कहां है कॉग्निजेंस लेने की? 190 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के, क्लॉज बी में पावर दी गई है कि पुलिस रिपोर्ट पे भी किसी मामले का संज्ञान ले सकता है। ठीक है, कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, कॉग्निजेंस कौन लेता है? ये कॉग्निजेंस लेने की पावर किस मजिस्ट्रेट को है, किस जज को है, ये समझिएगा। तो कॉग्निजेंस लेने की पावर जो है वो है जनरली जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। किसको है?
JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है उसको पावर दी गई है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेज हैं जिसमें कि क्लास 2 मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकता है, बशर्ते उसको सीजीएम ने स्पेशली एम्पावर्ड किया है, लेकिन जनरल पावर ये है इसके पास, जेएमएफसी के पास। ठीक है, लेकिन अगर ये कॉग्निजेंस जो है आप ये कैसे, अगर ये मर्डर का केस है तो मर्डर ये कॉग्निजेंस तो लेगा, लेकिन ट्रायल करने की पावर मजिस्ट्रेट को नहीं होती है मर्डर के केस की। मर्डर के केस में ट्रायल कौन करेगा? सेशन जज, ये बड़े जज साहब होते हैं। ठीक है, सेशन जज मतलब ट्रायल कौन करेगा? सेशन जज करेगा मर्डर के केस में। हमारा केस तो मर्डर केस ही है। ठीक है, तो मर्डर केस में भी कॉग्निजेंस यही लेगा, फिर मामले को पूरी तैयारी करके किसको भेज देगा? ये फिर सेशन जज को भेज देगा, जिसके बारे में प्रोविजन दिया गया अंडर सेक्शन 209। कमिट कर दिया जाता है केस, कमिट कर दिया, मामले को कमिट कर दिया, कमिटल कर दिया जाता है। तो यानी कि कॉग्निजेंस यही लेगा। अगर इसके बाद ट्राइबल है, इतना छोटा अपराध है जिसका ये ट्राई कर सकता है, तो ये खुद ही ट्राई करेगा, खुद ही विचारण करेगा। नहीं कर सकता, बड़ा अपराध है, लूट, डकैती, मर्डर, रेप ये हैं, तो मामले को कॉग्निजेंस तो यही लेगा और सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा, भेज देगा। ठीक है, तो ये कॉग्निजेंस की पावर हो गई। ठीक है, अब जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कॉग्निजेंस लेने के बारे में जज साहब करेंगे चार्ज फ्रेम, चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगा। क्या होगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज लगाए जाए, आरोप लगाए जाएंगे। आरोप क्या होता है? अब आरोप क्या होता है? एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, एक प्रारूपिक कथन है जो कि अभियुक्त को उस बारे में जानकारी देता है कि भाई उसने कौन सा अपराध कारित किया है, उसको कोर्ट में खड़ा किया गया है, उसके अगेंस्ट में ट्रायल हो रहा है, तो किस अपराध के लिए हो रहा है उसको पता होना चाहिए। बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि बिना सुने, बिना अपने पक्ष रखे हुए, बिना उसे मौका दिए हुए आप किसी भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज में क्या होता है? उसको बताया जाता है कि उसने कौन सा अपराध कारित किया है। भाई तूने मर्डर किया है, लूट, डकैती, रेप, कुछ भी किया है, उसको बताया जाएगा। अब ये बताने का तरीका क्या है? जो बताने का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो प्रारूप है या फिर जो विधिक तरीका है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। विधिवत तरीके से फ्रेम किया जाता है सेक्शन आपके 211 से लेके 224 तक में, ये आपके चार्ज के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं, है ना? चार्ज के बारे में चैप्टर 17 है और 211 से 224 में चार्ज बताया कि चार्ज होगा क्या, चार्ज में क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, ये सब चीजें चार्ज में बताया जाता है। ठीक है, चलो एक फॉर्मल मैं आपको बोल के बता देता हूं कि क्या होता है, फॉर्मल आपको आइडिया लग जाएगा। चार्ज ऐसे लगाया जाता है जैसे कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर, आप अभियुक्त एक्स वाई जेड जो भी नाम है पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं, यह कि आपने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर मृतक बी की मृत्यु कारित की और इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। नीचे यहाँ पे साइन सिग्नेचर होते हैं जज के और ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा, अभी तो बेसिक तौर पर आपको बता रहा हूं मैं। चार्ज, जजमेंट सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, जजमेंट कैसे लिखना है। तो हमारी कहानी कहां तक आ गई, हमारी स्टोरी कहां तक आ गई? हमारी स्टोरी आ गई कि भाई हमने क्या किया, पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी जज साहब के यहाँ, जज साहब ने कॉग्निजेंस 191 के बी में ले लिया और उसके बाद में अब जज साहब क्या करेंगे? अब जज साहब जो है चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम कर दिया, क्लियर है? चार्ज फ्रेम करने के बारे में फिर वो एक प्रोसीजर, पूरी ट्रायल दिए हुए हैं यहाँ पे। मजिस्ट्रेट की ट्रायल अलग है, सेशन ट्रायल अलग है। सीआरपीसी के चैप्टर 18 से आपके ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं, 20A तक में, 21A में तक में ट्रायल दिए गए हैं। ठीक है, तो वो ट्रायल जो है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या हो गया? अब चार्ज जब फ्रेम कर दिया तो एविडेंस होगा, एविडेंस लिया जाएगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में तो ट्रायल नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? चार्ज के बाद में फिर आप क्या करेंगे? विटनेसेस को बुलाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? चीफ, चीफ मतलब इसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं, चीफ होगा। ठीक है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा जिसको बोलते हैं, प्रति परीक्षा होगी। ठीक है, और
री एग्जामिनेशन, क्रॉस री एग्जामिनेशन, ये सब एविडेंस का विषय है, मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। भाई मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है भाई कौन कौन आपके गवाह है, बताओ क्या कहना चाहते हो। आपने देखा है मर्डर होते हुए, वो कहेगा जो भी चार में से दो हॉस्टाइल हो जाएंगे, दो बोलेंगे सर मैंने देखा था। फिर उनका अपोजिट पार्टी उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप तो घटनास्थल पे थे ही नहीं, मैं आपको टिकट दिखा रहा हूँ, उस टाइम पे तो आप शिमला घूम रहे थे, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने मर्डर होते हुए देखा है। क्रॉस में ये सब चीजें लाई जाती हैं। अब जब क्रॉस हो गया तो जिसने एविडेंस कराया है, जिस जो उसको लेके आया है अपने गवाह को, वो फिर से पूछ सकता है कि भाई आपने ये बात क्यों बोली, भाई पहले तो आपने कहा था कि हमने देखा है। तो जस्ट क्लैरिफिकेशन और कुछ प्रोसीजर है, ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि भाई क्या हुआ, पूरे विटनेसेस वगैरह होंगे, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, क्रॉस चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होने के बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइनली उनको सुना जाता है कि भाई हमने दोनों के एविडेंसेस तो ले लिए हैं, अब आप हमें ये बता दो कि फाइनली आपको लोग क्या कहना चाहते हो। दोनों पार्टीज को फाइनली सुना जाएगा, एक अंतिम तर्क पे फाइल लगती है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, फाइनल ट्रायल हो गया, फिर उसके बाद में अब सारे एविडेंस लेने के बाद में जज ने पा लिया, क्या पा लिया, जज के सामने एक चीज तो कंफर्म हो गई, कन्विक्शन, दोष सिद्धि। क्या कंफर्म हो गई कि भाई ये तो कंफर्म है कि इसने अपराध तो किया है, इसने अपराध तो किया है, ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। जजमेंट में यहां तक, जजमेंट जो लिखते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, पहला ये यहीं तक होता है कि भाई अब कन्विक्शन, उसने अपराध किया है या नहीं, पहले तो ये पाया जाता है कि ऑफेंस किया या नहीं, ठीक है। जब ये पा लिया कि ऑफेंस किया है, तब उसके बाद में अब बात आएगी, कन्विक्शन के बाद में बात आती है पनिशमेंट, सेंटेंस, दंडादेश, ठीक है। पनिशमेंट की बात आएगी इसके बाद में, किसकी, पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट देने से पहले हमेशा उसको दंड के प्रश्न पे सुना जाता है, पूछा जाएगा कि भाई देखो दोषी तो अब आप हो। अब दोनों क्या कोर्ट क्या करता है, प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देता है, कार्रवाई को स्थगित कर देता है, फिर कहता है कि भाई अब आप दोनों के दोनों बताओ कि प्रोसिक्यूशन तो ये बताओ कि इसको हम जो है सजा, सॉरी अभियुक्त से पहले पूछा जाएगा, अभियुक्त से, अभियुक्त के वकील से पूछा जाएगा, एडवोकेट से, बताओ भाई इसको हम ज्यादा से ज्यादा सजा क्यों ना दे दें, भाई मर्डर अगर है तो इसको हम कैपिटल पनिशमेंट क्यों ना दें, है ना, क्यों एलाई दें, या कोई भी अगर और अपराध है तो इसको ज्यादा से 7 साल तक की सजा है तो 7 ही क्यों ना दें, हम इसको 5 क्यों दें, मतलब कम सजा क्यों दें। तो दंड के प्रश्न पर दोनों पार्टीज को, दोनों पक्षकारों को सुना जाता है, ठीक है। तो जो अभियुक्त का, जो एक्यूज है, अपराधी है, उसका एडवोकेट क्या कहेगा कि सर जो है प्रथम अपराधी है, ये है वो है, 10 तरीके माने बताएगा, घर में कमाने वाला अकेला है, ये सब चीजें बोलेगा, इसलिए इसको कम से कम सजा दी जाए। इसी के बदले में प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजन पक्ष, जिसका व्यक्ति की डेथ हुई है या जिसके साथ अपराध हुआ, वो क्या करेगा, वो कहेगा साहब बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, समाज में रहने लायक नहीं है, 10 तरह की बातें करेगा। तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस में सुनेगा, सुनो सबकी करो मन की, आपने एक लाइन सुनी होगी। तो जज साहब भी यही करते हैं कि दोनों की सुनते हैं, लेकिन करते फिर वही है जो कि उनको बेहतर लगता है, ठीक है। तो फिर वो है आपका 248(2) के अकॉर्डिंग दंड के प्रश्न में सुनने के बाद में फिर उसको सजा दे देता है, अगर दोषी है तो कन्विक्शन, जितना चाहे उतनी सजा, और अगर नहीं है तो एक्विट कर देगा, बरी कर देगा, ठीक है, बरी कर देगा। अब बरी करने के बाद में उसमें क्या रहेगा, अब देखो दो चीजें हैं, अगर बरी हो गया तो भी, सजा हो गई तो भी, अपील का प्रोविजन तो हमेशा रहता ही है। थोड़ा सा अपील के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, ट्रायल तक ले जाना था मुझे, लेकिन अपील के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब अपील की बात अगर आ गई तो भाई अपील में क्या है कि अगर मान के चलो, अगर ये ए और बी थे, ठीक है, ए अपराधी था, ठीक है, बी अपराधी, सॉरी ए अपराधी था, अपने यहां बी की तो डेथ हुई थी, ए अपराधी था, तो अगर इस ए को अगर बाइज्जत बरी कर दिया तो ये प्रोसिक्यूशन, स्टेट, राज्य, विक्टिम, ये करेंगे अपील, ठीक है। और अगर इसको दोषी करार दे दिया है, इसको अगर सजा हो गई, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, कुछ भी हो, तो ये अपील करेगा, ठीक है। तो अपील कहां जाएगी, ये पूरा एक क्राइटेरिया पूरा एक बनाया हुआ है कि कहां की अपील कहां जाती है। अगर सी क्लास 1 है तो सीधे सीधे आपकी सेशन जज की जाएगी, सेशन जज ने दी है तो फिर आपकी हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट ने दी है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। अपील की पूरा एक सिस्टम ऊपर तक बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको, ये ट्रायल तो मैंने कंप्लीट हो गया, इस बीच में मैं जमानत का प्रोविजन बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जमानत जो है, बेल का प्रोविजन मैं आपको अलग से बता दूंगा थोड़ा सा,
ठीक है, बेल का प्रोविजन मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये कन्विक्शन तक मैंने आपको पूरी कहानी पहुंचा दी है, उसमें थोड़ा सा आपको मैंने ये एड ऑन कर दिया कि भाई अपील की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, इसमें कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक 5-10 मिनट में छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको बेल का दे देता हूं, बेल के प्रोविजन क्या होते हैं। बेल हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? जमानत। ठीक है, बेल यानी जमानत। ठीक है, ओके। ऑफेंस दो टाइप के होते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। जमानती अपराध और अजमानती अपराध। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा अपराध जमानती है या कौन सा अजमानती है। तो आपको पता करने के लिए क्या करना है, सीआरपीसी में पीछे जो स्केड्यूल दिया हुआ है वो लिस्ट आपको पढ़नी है, स्केड्यूल 1 में सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? बेलेबल और नॉन बेलेबल, जमानती अपराध और अजमानती अपराध, दो टाइप की बात है। ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, एंड 437 एंड जस्ट अ मिनट, ठीक है, 437 एंड 439, ठीक है, 437, ठीक है, 439, ठीक है। तो ये जमानती और अजमानती जो मैंने आपको दो बताए, तो जमानती के बारे में यानी कि जो अपराध जमानती हैं, मतलब जिस अपराध में लिखा है कि ये अपराध जमानती है, तो उसके बारे में डील करता है सेक्शन 436। ये क्या कहता है कि अगर जमानती अपराध है और अभियुक्त जमानत देने को तैयार है, जमानत क्या होता है, आपको कुछ एक बॉन्ड भरवा लिया जाता है, आपको कुछ सिक्योरिटी के तौर पे, श्योरिटी के तौर पे आपको जो है कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा कुछ वहां पे, जहां आपने देखा जमीन के कागज वगैरह लगाए जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी है ना, तो जमानत के तौर पे कुछ रखो, किस बात के लिए कि भाई आप छोड़ तो रहे हैं, हम आपको रिलीज तो कर रहे हैं, बट जब भी रिक्वायरमेंट होगी आपको फिर से आना पड़ेगा, इसके लिए। तो जमानती अपराध में क्या है, 436 ये कहता है कि अगर अभियुक्त ने जमानती अपराध किया है, वो गिरफ्तार किया गया है, तो जमानत पे उसको छोड़ा जाएगा। जमानत में जमानत दिया जाना, जमानती अपराध जमानत दिया जाना अभियुक्त का अधिकार है, कोर्ट का विवेकाधिकार नहीं है। अगर बेल फर्निश कर रहा है, अगर जमानत वो दे रहा है, तो कोर्ट को उसे जमानत पे छोड़ना पड़ेगा, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो मना कर दे, क्योंकि अपराध जमानती है, बेलेबल है, पहली चीज। क्लियर है? और यहां 436 में जमानत थाने से भी हो जाती है, थाने में भी बॉन्ड और वाले जमानत वहां से भी छोड़ देते हैं, और कोर्ट से भी हो सकती है, दोनों जगह से हो जाती है जमानती में। अब बात ये आती है कि मान लेते हैं कि जमानत दे रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन वो कह रहा है, वो कहते हैं ना कि एक वो ट्रेन में आपने कहावत सुनी होगी, कुछ लोग कैस कहता है ना कि आना जाना फ्री और पकड़ गए तो खाना फ्री। वो वाले अगर लोग हैं तो कि ठीक है हमको जमानत देनी नहीं है, आप तो पड़े रहने दो, हमको 10 दिन मुफ्त का खाना मिल रहा है, उस टाइप के लोग हैं तो क्या है, तो भाई इसके लिए प्रोविजन ये किया गया है कि वहां पे आपको ये भी देखना है कि अगर मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जो जमानती अपराध में गिरफ्तार हुआ है और 7 दिन से ज्यादा अगर हो गए हैं, जेल में हैं, वो जमानत देने को तैयार नहीं है, तब फिर वो कोर्ट चाहे तो उसको बिना जमानत के भी छोड़ सकता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में गरीब व्यक्ति है, नहीं तो 7 दिन जेल में रहता नहीं जमानती अपराध के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट टॉपिक है। बेलेबल के बारे में, जमानती अपराध में जमानत अधिकार है, इतना ध्यान रखना है। अब बात आती है नॉन बेलेबल, अजमानती या गैर जमानती इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो गैर जमानती में क्या होता है कि जमानत, गैर जमानती का मतलब ये कतई नहीं होता है कि जमानत मिलेगी ही नहीं, समझिएगा पहले, इसका नाम क्या है, नॉन बेलेबल, अजमानती। सर हिंदी की क्लास कितने टाइम लगती है? हिंदी इंग्लिश दोनों तो चल रही है ना, इसमें भी देखो हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही है, बाइलिंगुअल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही बाइलिंगुअल क्लास है ना, बाइलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, डिगलॉट बेयरक्ट आता है ना ऐसे ही आपका, तो दोनों लैंग्वेज में रहेगी, है ना।
ठीक है। तो नॉन बेलेबल मतलब अजमानती अपराध, क्या बोलते हैं इसको, गैर जमानती। तो नाम जैसा इसका है कि गैर जमानती अजमानती, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इसमें जमानत होगी ही नहीं, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है बेसिक सा, वो ये आ जाता है कि नॉन बेलेबल में अजमानती में जमानत देना या ना देना ये जज की मर्जी पे डिपेंड करता है। इट इज द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये टोटल न्यायालय का विवेकाधिकार है कि भाई वो जमानत दे या ना दे। अब विवेकाधिकार भी ऐसा नहीं होता कि भाई जज को लग रहा है कि ये शकल से अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको जमानत नहीं देता हूं, ये सुंदर सा दिख रहा है तो जमानत दे देता हूं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए प्रोविजन है, डिटेल्ड प्रोविजन आपको 437 में अंदर पढ़ने पड़ेंगे। 437 में लिखा है कि डिस्क्रिशन का यूज भी आपको कैसे करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं, वो डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इतना ही आप समझिए कि 437 में, हाँ एक चीज बता देता हूं कि 437 में जो पावर है वो किसको है, मजिस्ट्रेट की पावर है। किसकी, मजिस्ट्रेट की पावर है। फिर 439 भी मैंने आपको बताया ये इसमें आती है। इसको, इन दोनों को एक और बोलते हैं, ठीक है, इसको आप बोलोगे क्या, इसको रेगुलर बेल बोलते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, रेगुलर बेल है ये ना, रेगुलर बेल। ठीक है, तो रेगुलर बेल में क्या है, 437 मजिस्ट्रेट को पावर दी गई, छोड़ सकता है। और 439 में जो पावर दी गई है वो है आपको सेशन और हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट हाई कोर्ट की पावर दी गई 439 में। ठीक है, सिस्टम समझे, मतलब आप मान लीजिए आपने, आप अभियुक्त हैं, आप अपराधी हैं, आपने जमानत के लिए आवेदन लगाया 437 में, नीचे मजिस्ट्रेट क्या, मजिस्ट्रेट से रिजेक्ट हो गया, मजिस्ट्रेट ने आपका जमानत का आवेदन रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया कि जमानत नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या, कहां जाएंगे, फिर आप जाएंगे 439 में, सेशन कोर्ट के यहाँ जाएंगे, 439 में सेशन जज के यहाँ जाएंगे। ठीक है, कि भाई हमें जमानत दी जाए, और सेशन ने भी आपकी जमानत खारिज कर दी तो फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, वो भी 439 में, यानी 437 मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी है, 439 में सेशन और हाई कोर्ट दोनों को अथॉरिटी है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये रेगुलर बेल की मैंने आपको बात बता दी, एक बेल और बच रही है 438, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, इसलिए मैंने बोला इसको बोलते हैं रेगुलर बेल, जो ऊपर पड़ा ये रेगुलर बेल है, और ये है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, मतलब गिरफ्तार होने से पहले आपको जमानत। ठीक है, अग्रिम जमानत। ठीक है, तो अग्रिम जमानत का प्रोविजन क्या कहता है, अग्रिम जमानत जो है 438 जो है आपकी, 438 जो है एंटीसिपेटरी बेल की बात करती है, तो ये कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, किसी भी संज्ञेय अपराध करने के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है और वो गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको संभावना लग रही है कि भाई मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो गई है और पुलिस कभी भी आके मुझे गिरफ्तार कर सकती है। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हो सकता है बाद में निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन एक बार अगर हम गिरफ्तार हो गए तो फिर तो हमारा करियर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए 438, मतलब ऐसे नहीं कह सकता, कोई भी जा सकता है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, कोई आम व्यक्ति कोई भी जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि संभावना है कि मुझे गिरफ्तार कर सकता है, तो ये 438 में अग्रिम जमानत लगा सकता है। अग्रिम जमानत भी दोनों जगह से होती है। ठीक है, आपका सेशन और सेशन और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों जगह से आप अग्रिम जमानत करा सकते हैं। ठीक है, अग्रिम जमानत में क्या होता है, ठीक है, अग्रिम जमानत में क्या होता है, आपको जो है हाई कोर्ट या सेशन जहां से भी जमानत मिली है, आपको ये क्या होता है, वहां पे कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की दिशा में, अगर वो तुरंत जमानत फर्निश कर देगा, सिक्योरिटीज दे देगा, तुरंत उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका अग्रिम जमानत का प्रोविजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर पुलिस फिर गिरफ्तार करने आती है तो उसको इतनी गिरफ्तारी की कंडीशन में छोड़ दिया जाएगा। और मान लीजिए कि गिरफ्तारी से पहले अगर मान के चलो किसी कोर्ट ने, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, नीचे वाले कोर्ट ने क्या कर दिया, गिरफ्तारी वारंट इशू करना है, उसको गिरफ्तारी वारंट इशू कर रहा है, तो फिर ये सुप्रीम, इस प्रोविजन में ये भी लिखा है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर उसी केस में हायर कोर्ट ने, यानी कि सेशन कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है,
ठीक है। और नीचे वाला मजिस्ट्रेट अगर वारंट इशू कर रहा है तो फिर वो जमानती वारंट इशू करेगा, फिर भले ही वो केस, वो मैटर, वो अपराध अजमानती क्यों ना हो, जमानती ही वारंट इशू करेगा, क्योंकि उस पर जमानत दी जा चुकी है। वारंट इसलिए इशू करेगा कि भाई उससे जमानत लेके आ जाओ, कि जब जब बुलाया जाएगा तब तक कोर्ट में वो आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी जमानत वाली बात हो गई। ठीक है, अब बताइए सीआरपीसी में कितना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई डाउट्स आपके अगर हैं तो मैं 5 मिनट में आपके डाउट्स ले लेता हूं, फिर आज क्लास वहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, 3 दिन का डेमो क्लास था। ठीक है, आज क्लास, और नहीं ये वर्ग 2 वाला नहीं है, ये सिविल जज का बैच है शिवानी, आपने गलत ज्वाइन कर लिया है। कोई बात नहीं है, है ना, ये जो बैच जो है सिविल जज का है। उसके लिए आपको और भी किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। बाकी और कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो मुझे बताइए, कोई डाउट जो मैंने 3 दिन की डेमो क्लास ली, कुछ भी, या एनी कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो कि सर सिविल की तैयारी में क्या इशू रहता है, कैसे करें, क्या तैयारी, वो सब चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी। ठीक है, कल से अब आप लोगों में से जो भी चाहते हैं ये जो 3 दिन की डेमो क्लास है वो आप देखिए, तीनों की तीनों डेमो देखिए। आपको लग रहा है चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हमारी ऐप पर भी है। ठीक है, और ऑनलाइन वाले ऐप के थ्रू रहेगी, बाकी ऑफलाइन भी चल रहा है बैच, तो कंटिन्यू है वो तो। ठीक है, एमपीए कंडीशन कंप्लीट हो गया है उसमें, नेक्स्ट सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने वाला है मंडे से। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए, ज्वाइन करिए। और क्लास से, कल से क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, ये आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन, अवधेश जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सा पूछ रहे हैं? ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन सुबह मॉर्निंग में रहती है 9 बजे से। ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे से रहती है। और ऑनलाइन का आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, आप गिवन नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा आपको उस पर कॉल कर लीजिए, ऑनलाइन के लिए आपको डिटेल पूरी उससे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, बाकी कोई डाउट रहता है तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, कमेंट आप छोड़ सकते हैं और आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।